हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जो पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे, वो पेपर रहेगा देखो दास ग्रेड 4, जिसका पोस्ट कोड था 2/17 और मल्टीपल शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारी शिफ्ट में। 2 शिफ्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं मैथ्स की। आज तीसरी शिफ्ट रहेगी और ये शिफ्ट 4/9/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट है। बाकी आपको पता है कि 40 क्वेश्चन यहाँ मैथ्स के मिलने वाले हैं हमें, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में बांटे हैं। आज फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कि पहले 20 क्वेश्चन, और इसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी उसमें अगले 20 क्वेश्चन। बाकी जैसे कि आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, तो ये कंबाइंड पीडीएफ है। कहने का मतलब है कि इसमें सभी के सभी 5 सेक्शन हैं और टोटल 200 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल रहे हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट में मैथ्स के सॉल्यूशन भी है इस पीडीएफ में। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उन सभी शिफ्ट को आप एक साथ डाउनलोड कर सको, तो बिल्कुल इसी लिंक के नीचे आपको एक दूसरा लिंक मिल रहा है, वहाँ से आप कंबाइंड फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको 8 से 9 पेपर मिल रहे हैं 2/17 के, और 440 पेज की वो पीडीएफ है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कौन से आज के 20 क्वेश्चन है, देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो मैथ्स मिल रहे हैं हमें, और जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि भाई दो नंबर्स का एलसीएम 264 है और उन्हीं नंबर्स का एचसीएफ 2 है, और उन दोनों नंबर्स में से भी एक नंबर अगर 22 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखो, आपने बेसिक सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि भाई अगर दो नंबर में मान लेता हूँ, बस इसी प्रॉपर्टी का आप यूज़ करो। ए का मतलब जैसे कि फर्स्ट नंबर है तो मैं उसको 22 मान लेता हूँ, और सेकंड नंबर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बी लिखा रहने देता हूँ। इधर से एलसीएम मुझे पता है 264 है और एचसीएफ 2 है, तो सिंपली आप इसको ना कैलकुलेट कर लो। देखो, दो को ये नंबर 11 बारी काट पा रहे हैं, और 11 से 11 दूनी 22 और 4 24 बारी कटा, तो सेकंड नंबर अपना होगा 24। इसके नीचे देखो सेकंड क्वेश्चन आपको मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इस 2/17 वाली जो फाइल में ना प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आपको इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इस सेकंड क्वेश्चन का क्या मतलब है समझते हैं। कहते हैं कि भाई एक दुकानदार ने 25 लैपटॉप खरीदे, और जो उसने लैपटॉप ख़रीदा ना, मतलब प्रत्येक लैपटॉप वो 16,500 का ख़रीदा, मतलब एक लैपटॉप 16,500 का ख़रीदा, और ऐसे 25 लैपटॉप ख़रीदे हैं। अब वो लैपटॉप को अपनी जगह पर लेकर आया होगा, तो उसने किराए के रूप में 4800 रुपये खर्च किए ट्रांसपोर्टेशन में। फिर उसने क्या किया कि हर एक लैपटॉप पर ना 40% प्राइस बढ़ा कर लिखा, जो चिट लगाई वो 40% बढ़ा कर लगाई। अब यहाँ एक पॉइंट आपको नोट करना है, 40% जो बढ़ाकर उसने प्राइस लिखा है ना, तो ध्यान से देखो वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप पहले किराया जोड़ लो फिर कॉस्ट प्राइस बनाओ फिर उसका 40% बढ़ाओ ना, इसका 40% बढ़ाना है आपको, ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद देखो 22% का डिस्काउंट देकर उसने वस्तुएं बेची है, और टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें पता लगाना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, पर में काम आएगी। एक होता है सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का क्या मतलब होता है कि मान लो जैसे कि कोई नंबर है, अब मैं उसको बढ़ाऊँ या घटाऊँ, तो वो देखो सक्सेसिव है। अगर मान लो मैं ओरिजिनल पर ही हमेशा चेंजेस कैलकुलेट करूँ, तो वो सक्सेसिव नहीं होगा, वो तो सिंपल चेंज है। लेकिन अगर हम लास्ट वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो सक्सेसिव चेंज होते हैं। और अगर आप ध्यान से समझोगे, तो यहाँ भी देखो ऐसी हुआ है कि पहले तो देखो जो भी प्राइस था 16,500 जो था, उसको पहले तो 40% से उठा दिया, बन गया एक नया प्राइस, और फिर इसी नए प्राइस पर उसने डिस्काउंट दे दिया 22%, तो यानी कि सेकंड चेंज यहाँ हुआ। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी सक्सेसिव का है। और सक्सेसिव चेंज आप समझते हो कैसे हैंडल करना होता है उनको, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब वन टाइम के लिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी ताकि आगे भी हम इसको हैंडल कर सकें। और दूसरा सक्सेसिव देखो रेशियो के थ्रू भी होते हैं। कैसे होगा रेशियो के थ्रू, तो वो आगे चेक करेंगे, लेकिन अभी मैं इसके थ्रू आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलते हैं सॉल्यूशन पर। जैसे कि मैं सक्सेसिव चेंज आपको समझा चुका हूँ कि हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो रहे हैं। अब 40 से उसने बढ़ाया,
फिर 22% डिस्काउंट दिया। अच्छा, जो वैल्यू कम होती है ना उसको माइनस के साथ लिखना होता है। तो 40 माइनस 20 माइनस, मतलब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 880/100 बना। तो इसको कैलकुलेट करने पे पता चला कि भाई 9.2% का ना प्रॉफिट उसको होता है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर। और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपको पता है 16,000 लैपटॉप पर कितना हो रहा है। और टोटल लैपटॉप 25 है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल उसको इतना प्रॉफिट होता अगर वो किराए के रूप में 1 रुपये भी खर्च ना करता। बट उसने क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के 4800 रुपये खर्च किए तो वो 4800 रुपये भी इसी में से माइनस होंगे। तो अब जो उसका टोटल प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट, वो इतना बचा। तो उम्मीद है भाई ये बात आपको समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सवाल है। आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि आप समझते हो कि भाई 32 2 की पावर 5 होती है। तो आप इसको जब 2 की पावर 5 लिखोगे, यही 5 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से आप इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो और यही 3 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 डिवाइडेड बाय 2। और जब 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 ही मिलेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान सवाल है। एक नंबर आपको दे रखा है 6 डिजिट का और कहता है कि ये नंबर 9 से भाई डिविजिबल है। और x यहाँ पर एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब एक पूर्ण नंबर, मतलब पूरी पूरी संख्या। 2 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इस तरीके से। तो 9 का टेस्ट आपको पता है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल होना चाहिए 9 का। जब आप एक एक डिजिट को जोड़ना शुरू करोगे, 2 + 5 + 6 + 8 + 7 + x, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28। और 8 उसके लिए हमें जोड़ना होगा। तो इसीलिए इस सवाल का आंसर है 8। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में बट आसान है। कहता है कि स्टॉक ए का 2018 में प्राइस जो है ना वो 12% से बढ़ गया। और एक स्टॉक बी है, उसका प्राइस, उसका मूल्य भी 2018 में 18% बढ़ गया। और ये जो 2018 में मैं आपको बता रहा हूँ ना प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसकी तुलना हो रही है सन 2016 से, कि जो भी 2016 में था उसकी तुलना में बढ़ा है 12 और 18%। इसके बाद कहते हैं कि जो प्राइसेस थे ना इनके 2016 में, जो मूल्य थे इन दोनों के 2016 में, तो उनके बीच का अंतर था 270 रुपये। और अब जो 2018 में दोनों के प्राइसेस है वो बराबर है। तो हमें बताना है 2016 में जो इनके प्राइसेस थे वो मिलाकर कितने थे। तो मैं सॉल्यूशन से आपको इसको समझा देता हूँ, बाकी इसमें करेक्शन भी है, समझते हैं। देखो क्या करेक्शन है। देखो भाई, जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, तो मैंने प्राइसेस को जो माना है ना ए और बी के 2016 में, वो माना है ए का प्राइस ए था, बी का प्राइस बी है। अब बात करते हैं 2018 में। तो 2018 में भाई ए का प्राइस जैसे कि 12% से बढ़ गया। और देखो जो भी प्राइस 2016 में था ए और बी का, तो वो अपने आप में 100% था। अब जब आप ए के प्राइस को 12% से बढ़ा दोगे तो वही प्राइस अब 112% हो गया। उसी तरीके से बी का जो प्राइस था 2016 में, प्राइसेस हमें इक्वल बताए थे तो मैंने इक्वल कर दिया। तो इक्वल करने पे ना आपको ए और बी का एक रेशियो मिल गया, जो कि छोटा करने पे बन रहा है 59:56। और ए और बी जैसे कि हमने प्राइसेस माने थे 2016 में। तो भाई अगर ये 2016 के प्राइसेस का रेशियो है तो इस रेशियो के हिसाब से अंतर बन रहा है देखो 3 यूनिट। बट हमें ये जो अंतर बता रखा है ना वो बता रखा है 270। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको 270 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 270/3 यानी कि 90 होगी। और हमसे पूछा जा रहा था 2016 में दोनों प्राइसेस का सम कितना होगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको 115 यूनिट मिल रही है। तो 115 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 90 है। अच्छा, कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 10350, जबकि ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है 1035। तो मतलब 1 ज़ीरो उन्होंने कम दे रखा है, ये इसमें करेक्शन थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो भाई, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 27 गुना 5 आपको पता है 135 होता है। तो आप 135 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये आप सॉल्व करोगे आइडेंटिटी के थ्रू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है ए प्लस बी। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 250 मिल जाएगा। अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी आपको नज़र आ रहा है 20 है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स लिख लो और इंटू में 8। तो बस आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो। तो जब ये 8 4 से घटेगा 2 बारी, और ये 4 से घटेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक आसान सवाल है। कहता है कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है कि एक एक डिजिट छोड़कर आपको सम करना होता है, और जिन डिजिट्स को आपने छोड़ा है उनका सम करना होता है, और फिर अंतर करना होता है, या तो ये अंतर 0 बने या फिर ये मल्टीपल हो 11 का। इसके अलावा देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कोई सिंगल डिजिट मान लो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है तो वो 11 से हमेशा डिविजिबल होती है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है कोई भी एक डिजिट तो वो 11 से कभी भी डिविजिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक सिंगल डिजिट 1 2 3 4 5 बारी लिखी, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिखी, तो ये 11 से नहीं डिवाइड होने वाला। हाँ, अगर मान लो ये 6 बारी होता तो फिर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स बन जाते, फिर ये 11 से डिवाइड होता। अब इसी के थ्रू ना देखो आपको दो ऑप्शन तो बिल्कुल कटते नज़र आ रही है, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट ना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। अब इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन उठा लो और उसको चेक करके देख लो। जैसे कि मान लो हम आंसर कोई चेक कर लेते हैं, तो 2 4 6 6 4 2। आपको क्या करना है, इन डिजिट्स का सम करना है। 2 और 6 8, 8 और 4 12। जो आपने डिजिट छोड़ी है, जैसे कि 2 और 6 8, और 8 और 4 12, तो अब इनका आप डिफरेंस करोगे जो कि 0 आ रहा है, और ये डिफरेंस जब 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो उस केस में ये नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आंसर सही है। इसके बाद आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक बड़ी सी लैंग्वेज में क्वेश्चन नज़र आ रहा है, आपको समझते हैं। कहता है कि एलिश और एलेक्स के पास कुछ पैसा है, वो कितना पैसा है नहीं बताया, किस रेशियो में है वो भी नहीं बताया। का जो शेयर होता, जो भाग होता, वो इस रेशियो में होता। दूसरी कंडीशन भी है, अगर एलिश के पास 10 रुपये कम हो और एलेक्स के पास 5 रुपये ज़्यादा हो तो उनके पैसों का अनुपात ना 4:11 होता। तो आपको बताना है कि शुरुआत में जो इनके पास पैसा था वो किस रेशियो में था। देखो ऑप्शन से आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, सिवाय डिटेल के, डिटेल ही चलना होगा। और देखो शुरुआत वाले सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हो आसान आसान थे, तो बीच में एक सवाल अगर ऐसा आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो इतना भी डिटेल नहीं है। देखो मैं आपको सॉल्यूशन के थ्रू समझाता हूँ। आपको डिटेल नज़र आ रहा है, सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या किया है कि एलिश के पास जो शुरुआती पैसा था ना उसको ए माना है, और एलेक्स के पास जो शुरुआती पैसा था उसको बी माना है। अब जैसे कि पहली इक्वेशन में बताया था, अगर एलिश के पास 4 रुपये ज़्यादा होते यानी A+4 होते, एलेक्स के पास अगर 15 रुपये कम होते तो यानी B-15 होते, तो फिर ये शेयर ना इस रेशियो में होता। और अगर हम थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो, और फिर B और A को एक तरफ करते हुए तो मुझे वैल्यू मिली इस पार्ट की कि 3B - 5A = 65, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। इसके बाद सेकंड कंडीशन में जैसे कि बताया था, एलिश के पास अगर 10 रुपये कम हो या फिर एलेक्स के पास 5 रुपये ज़्यादा हो, तो देखो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2। अब एक बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि जैसे कि दो इक्वेशन हमारे सामने है 1 और 2, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब आपको रियल वैल्यूज़ नहीं चाहिए ए और बी की, इस बात को समझो। आपको चाहिए ए और बी का रेशियो। और कभी भी अगर आपको मतलब रियल वैल्यूज़ ना लेकर कभी रेशियो लेना हो तो आप उन इक्वेशन को ना देखो कैसे कंपेयर कर सकते हो कि जो दोनों की वैल्यू है ना इनको इक्वल बनाओ।
और आपको नज़र आ रहा है कि भाई जैसे ऊपर 65 है तो ये भी 130 बनाई जा सकती है अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर लिखा है 6b माइनस 10a। और जैसे कि हम इसको अब बराबर कर सकते हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होगी। तो जैसे ही आप इक्वल रखोगे इसके और a और b को एक साथ लिखोगे तो आपको यहाँ से ना a और b का रेशियो मिल जा रहा है, जो कि 10:21 है। और हमसे रेशियो ही पूछा था तो इसलिए आंसर होगा 10:21। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये इतना भी डिटेल नहीं है, बस और क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2-4-10 सेकंड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 नज़र जो आ रहा है ये एवरेज से है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसका मतलब। कहता है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है सेक्शन ए में और जो है उनका एवरेज, तो वो बराबर है दूसरे सेक्शन में एवरेज और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के। कहने का मतलब है जितने बच्चे ए में है ना तो उतना ही एवरेज बी में है, और जितने बच्चे हैं आपके तो बता रखा है 2:1। अब 2:1 अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और एवरेज का रेशियो बना सकता हूँ। उसके अलावा इन्होंने हमें ये जो दे रखा है ना 41 1/3, तो ये पूरी क्लास दोनों सेक्शंस का एवरेज मिलाकर है, कंबाइंड एवरेज है ए और बी का। और सेक्शन ए का एवरेज हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। तो ए और बी में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशियो है वो तो हमें दे ही रखा है 2:1, और इसको इंटरचेंज करके एवरेज बन रहा है, ये भी हमें बता रखा था। अब मैंने क्या किया कि जैसे मेरे पास वैल्यूज़ तो है रेशियो में, बट इसी वैल्यूज़ मतलब इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली मैं अपना कंबाइंड एवरेज निकालूंगा। और कंबाइंड एवरेज जैसे कि आपको पता है कि टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो सम बनता है देखो एवरेज इंटू नंबर ऑफ़ टर्म्स से, जैसे 2 × 1 यहाँ 2 बना और 1 × 2 यहाँ 2 बना। तो टोटल ये जो सम 4 है ना, देखो ये कितने स्टूडेंट्स का है, आप बोलोगे 3 का। तो इतना आना चाहिए था मेरा कंबाइंड एवरेज, बट एक्चुअली में मुझे दे कितना रखा है, तो वो है 124/3। यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकलेगी, ये 4/3 इधर आकर पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 3 से देखो 3 कट गया और 4 से ये नंबर 31 बारी कट गया। तो 1 यूनिट जो है रेशियो में उसकी वैल्यू 31 है। और जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है सेक्शन को जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से समझते हैं इसका हिंदी में मतलब क्या है। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 32.5% बढ़ाकर अंकित मूल्य बनाता है, और फिर क्या करता है कि 20% और 15% के ना 2 क्रमिक छूट देता है। उसके बाद उसे लॉस हो जाता है 2178 रुपये का। कहता है अगर जो वो सिर्फ 12% का डिस्काउंट दे तो उस केस में उसको कितना मतलब कितना उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो देखो बाकी मैंने आपको सक्सेसिव ऊपर समझा दिया, यहाँ आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट और मैं समझा देता हूँ। अब सक्सेसिव डिस्काउंट भी देखो बनता तो उसी फॉर्मूले से है, बट आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, x + y माइनस XY/100। और ये फार्मूला साइन फ्री होता है, मतलब ऐसा नहीं है डिस्काउंट माइनस के साथ लिखोगे आप सीधा सीधा यहाँ 20 और दूसरा डिस्काउंट 15 को लिखोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन 2 डिस्काउंट का मतलब है क्या। बाकी मैं सॉल्यूशन से आपको समझाता हूँ। देखो अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट को ना नेट चेंज में बनाया, मतलब नेट डिस्काउंट में बनाया है। तो इस फॉर्मूले को जैसे कि मैंने ऊपर शेयर किया है आपके साथ, तो जैसे आप यहाँ वैल्यूज़ रखोगे तो अब इसके अलावा जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, कि उसने भाई 32.5% से प्राइस बढ़ाकर 32 का डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसे केस में उसको कितना प्रॉफिट लॉस होता है, देखो वो चीज़ हमने परसेंट में पता लगा ली। इसको कैलकुलेट करने पे 9.9% आ रहा है माइनस में, माइनस का मतलब है लॉस। और लॉस हमें एक्चुअली में दे रखा है 2178 का, तो यानी कि 9.9% इतना हुआ। और जैसे कि कॉस्ट प्राइस आप समझते हो 100% होता है,
तो 100% निकालने के लिए 1% निकालने हैं। 9.9 से जैसे ही मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूँ तो देखो यहाँ से 1% मिल गया। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% मिल गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 22,000 रुपये। अब कहता है 12% डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले देखो सीपी जो भी था उसने 32.5% से बढ़ाया भी था, तो यानी कि 132.5% अगर आप निकालते हो 22,000 का तो आपको ना मार्केट प्राइस पता चल जाएगा इतने से, और जो भी मार्केट प्राइस है उस पर 12% तो डिस्काउंट चला गया, तो यानी कि इसी का 88% अगर हम निकालेंगे तो इतने में बेचा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। तो कैलकुलेट जब आप करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 25652। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 एवरेज का क्वेश्चन है, कह सकते हो आप एलिगेशन के साथ है। देखो मतलब समझते हैं। कहता है एक खुश नाम का कोई बॉलर है, तो इसका बॉलिंग एवरेज ना 0.6 से कम हो जाता ले लेते हैं, और शुरुआती जो एवरेज था मतलब इस मैच को खेलने से पहले वो एवरेज 22 था, और हमें बताना ये है कि इस मैच से पहले, इस मैच का मतलब जिसमें उसने 41 रन देकर 5 विकेट लिए, इसको खेलने से पहले उसने कितने रन दिए थे, मतलब कितने रन उसने खाए थे, कितना वो पिटा था। अब देखो आपको पता क्या क्या होना चाहिए, एक तो बॉलिंग एवरेज निकालना आना चाहिए। बॉलिंग एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रन्स गिवन। बॉलर जो होता है ना वो रन देता है और डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स टेकन, मतलब कितने तो उसने रन दिए और उसको हम डिवाइड करते हैं कितनी उसने विकेट ली, तब जाकर बॉलिंग एवरेज निकलता है। और इसके अलावा आपको एलिगेशन में पता होना चाहिए कि अगर हम दो एवरेजेस अपने पास है और अपने पास सभी का कंबाइंड एवरेज भी है, जिसको हम यहाँ रखते हैं कंबाइंड एवरेज, तो करना क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस करके जो भी हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे, क्रॉस डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करके जो भी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, तो ये असल में रेशियो होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स का, और यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो नंबर ऑफ़ विकेट्स है। तो इतना समझने के बाद अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। नज़र आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। इस मैच इसको नाम दे रहा हूँ दिस मैच। अब इससे पहले वाले मैचेस का एवरेज जैसे कि आपको 22 दे रखा था, तो मैंने यहाँ 22 लिख दिया, ये प्रीवियस मैचेस का एवरेज है। पर्टिकुलर इस मैच का एवरेज इतना है। अच्छा, इस मैच को खेलने के बाद इस मैच को उसका एवरेज 0.6 से कम हो गया, तो 22 में से जब आप 0.6 घटाओगे तो यानी कि अब उसका जो एट प्रेजेंट एवरेज है इस मैच को खेलने के बाद वो 21.4 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रॉस डिफरेंस हमें लिखना होता है, तो क्रॉस डिफरेंस करने के बाद देखो इतनी वैल्यू मिल रही है, जिसको अगर मैं डेसिमल हटा के और छोटा करूँ तो मुझे 22:1 मिल रहे हैं। और ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि ये जो रेशियो होता है ना, ये नंबर ऑफ़ टर्म्स का होता है, नंबर ऑफ़ विकेट्स का होता है। अब देखो इस मैच में उसने एक विकेट थोड़ी ली थी, 5 ली थी, यानी कि 5 गुना। तो इन मैचेस में भी उसने 5 गुना ही विकेट ली होगी 22 का, और 22 का 5 गुना होता है 110। अब बात है कि अगर विकेट्स उसने पूछी होती इस मैच से पहले तो आंसर 110 था, बट उसने पूछा है कि टोटल कितने रन दिए हैं। तो जैसे कि शुरुआत में देखो यहाँ मैंने आपको फार्मूला लिखा है कि बॉलिंग एवरेज बराबर होता है टोटल रन्स गिवन अपॉन टोटल विकेट्स टेकन, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहोगे कि टोटल रन्स गिवन अगर कभी निकालने हो तो बॉलिंग एवरेज को विकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ किया है। देखो एवरेज जो है ना वो 22 था और विकेट्स 110 थी, तो यानी इस मैच को खेलने से पहले उसने 2420 रन दिए थे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 नज़र आ रहा है, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई दो वस्तुओं को बेचने पर 25.5% टोटल प्रॉफिट हुआ है, और उनमें से एक वस्तु को हमने 8.5% लॉस पर बेचा है, जबकि दूसरी वस्तु को
नहीं बता रखा कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है, वो हमें पता लगाना है। और बता हमें ये रखा है कि जो पहली और दूसरी वस्तु है ना, उनके क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है। अब 3:5 में करना क्या है आपको कि उनका कॉस्ट प्राइस ना 300 और 500 मान लो। और जैसे कि बोले कि भाई वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम से आप कंफ्यूज मत होना, इनमें से किस पर हम लॉस को बेचें, मतलब लॉस पर बेचें किस वस्तु को, आप इसी को बेचो। इसका मतलब क्या होगा कि वो फर्स्ट वाले को ना 8.5% लॉस पर बेच रहा है। तो सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो देखो जैसे कि सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 और 5 था, तो मैंने 300 और 500 मान लिया। अब पहली वस्तु को ना उसने लॉस पर बेचा 8.5%, तो 300 का जब आप ऐसे निकालोगे 8.5%, तो ये आपको ना 25.5 मिल जाएगा, यानी कि इतना लॉस हो गया। अच्छा, ओवरऑल सीपी देखो दोनों को जोड़कर बनता है 800 रुपये बन रहा है, और इसी पर हमें इतना परसेंट प्रॉफिट कमाना है। तो जब 800 का आप इतना परसेंट दोनों पर मिलाकर आप मतलब 204 कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, देखो कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो था ना, उस पर उल्टा काम ख़राब हो गया। जहाँ तो हमें कुछ कमाना चाहिए था, अब वहाँ हमने उल्टा उसको लॉस पे बेच दिया। तो अब इस सेकंड प्रोडक्ट को ना आपको और ज़्यादा में बेचना होगा। कहने का मतलब है 204 तो आपको कमाने ही कमाना था, लेकिन अब इतना और कमाना होगा, मतलब ये रिकवरी और करनी होगी। अगर आप इतना प्रॉफिट पर बेचते तो फिर मैं 204 में से इसको घटा लेता और बाकी जो भी प्रॉफिट मुझे चाहिए था उतना प्रॉफिट इस पर कमा लेता। लेकिन अभी लॉस के केस में क्या होता है कि हम उल्टा और पीछे चले गए। तो ये भी आपको रिकवर करना है इसके साथ साथ। तो टोटल भैया जो कमाना है ना, वो इतना कमाना है। और इतना क्योंकि हमें सेकंड प्रोडक्ट पर कमाना है जिसका कॉस्ट प्राइस है 500 और परसेंट के लिए 100। तो ऐसा कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 45.9%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का है, मतलब समझते हैं इसका। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, जब वस्तुओं को खरीदने जाता है ना अपनी दुकान के लिए, तो वो 12.5% ज़्यादा ले आता है जितना वेट उसको लाना चाहिए था। मतलब पैसा तो उतने के दे के आ रहा है, बट उसी पैसे में ना वो 12.5% ज़्यादा ले आता है, तो मतलब ये चीटिंग है। अब जब वो वस्तु को बेचता है, सामान बेचता है, तो वहाँ पर भी वो ग्राहकों के साथ चीटिंग कर जाता है। मतलब जितना पैसा वो ग्राहकों से लेता है उसके बदले ना 10% कम सामान तोलता है, तो ये सेकंड चीटिंग हुई। अच्छा, इसके अलावा देखो अलग से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया उसने, जो भी उसने कमाया है ना वो चीटिंग से ही कमाया है। तो आपको बताना है कि उसको क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बहुत गुंजाइश होती है, मतलब बहुत नए नए तरीके से सवाल बनाया जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ा समझ के चलो इसको। तो मैंने यहाँ पर ना अप्रोच क्या बनाई कि जब भी ये चीटिंग वाला क्वेश्चन होगा तो मैं 1 ग्राम सामान का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये मानूंगा। मतलब दुकानदार जो सामान खरीद कर लाता है तो वो खुद 1 ग्राम 1 रुपये में ख़रीद कर लाता है। अब थोड़ा सा देखो फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसको 8 ग्राम सामान अगर लाना चाहिए था तो वो एक फालतू ले आया हम। अच्छा, अगर ईमानदारी से बात करें तो 8 ग्राम सामान उसे 8 रुपये में लाना चाहिए था, क्योंकि 1 रुपये प्रति ग्राम उसको पड़ता है, बट वो 9 ग्राम ले आया। तो इस रेट से वो ख़रीद कर लाया। देखो इसको हमने लिख दिया बॉक्स में, यहाँ मैंने लिखा भी है 8 रुपये में 8 ग्राम लाना था परंतु 9 ग्राम लाया, हम एक की चीटिंग कर ली। अब बात आती है बेचने की। तो बेचते टाइम जैसे कि 10% कम वजन तोल रहा है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। कहने का मतलब है कि भाई अगर उसको 10 ग्राम देना था 10 रुपये में, मतलब 10 रुपये में 10 ग्राम तोलना था, बट उसने 1 ग्राम कम तोला, चीटिंग कर दी। तो उसने 9 ग्राम तोला है इस 10 रुपये में। तो ये है देखो उसका बेचने का रेट। अब जैसे कि आप समझते हो कि भाई प्रॉफिट परसेंट हम तब निकाल सकते हैं जब कम से कम वस्तुएं दोनों तरफ बराबर हो। और ये बहुत अच्छी किस्मत है हमारी कि दोनों तरफ हमें वस्तुएं बराबर मिल रही है, ना मिलती तो हम उसको भी सेम करते हैं। तो जितना सामान वो 8 रुपये में ख़रीद कर लाया, उतना ही सामान उसने 10 रुपये में बेचा। का आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 14 नज़र आ रहा है। इसको हम समझते हैं हिंदी में। पहले कहता है कि एक व्यक्ति के पास ना कुछ गोट्स थी, मतलब बकरियाँ थी 2005 में।
उसने क्या किया कि 33 सहित 1/3% उन बकरियों का बेच दिया। अब बेचने के बाद जो भी उसके पास बकरियां बची, तो 2006 में क्या हुआ कि वो बकरियां ना इंक्रीज़ होगी 40% से, मतलब 40% बढ़ गई। अब यहाँ से आपको पहला पॉइंट समझना है कि ये जो 40% बकरियां बढ़ी है ना, तो ये देखो किस पर बढ़ी है, ओरिजिनल पे नहीं बढ़ी जो 2005 में था, बल्कि बेचने के बाद जो बचा था उसी का 40% बढ़ा है। तो ये फिर से सक्सेसिव चेंज आ गया, हमने ऊपर डिस्कस किया था इस पेपर में, और आगे भी आप पढ़ोगे ना, ये सब सक्सेसिव चेंज है। देखो बढ़ने के बाद क्या हुआ, उसने 33 सहित 1/3% उन बकरियों का, मतलब जो बढ़ने के बाद हुई थी उनका 33 1/3% बेच दिया। फिर बेचने के बाद जो बकरियां बची, फिर वो अगले वर्ष 50% से बढ़ गई। अब बढ़ने के बाद जो बकरियां हुई, फिर से उसने इतना बेच दिया। अब 2008 में ये बकरियां इतने परसेंट से बढ़ी, और 2008 में उसके पास इतनी बकरियां थी। तो शुरुआत में कितनी बकरी थी ये हमें बताना है। अब देखो अगर हम इसको कुछ मान के चलेंगे ना शुरुआत से, तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब सक्सेसिव का जो सेकंड मेथड है वो होता है रेशियो मेथड, और क्या हमें उसमें करना होता है, समझते हैं सॉल्यूशन से। आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ लिखा है यूजिंग सक्सेसिव रेशियो मेथड, मतलब x+y वाला नहीं, रेशियो मेथड। इसमें क्या करना होता है कि एक तो हमें वैल्यू मिलती है बिल्कुल शुरुआत में, और एक वैल्यू मिलती है हमें बिल्कुल लास्ट वाली। शुरुआत आपको 2005 से ही करनी है, जैसे कि उसने बोला था कि भाई 33 सहित 1/3% बकरियां बेच दी, तो उसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। तो इसका मतलब है कि 3 बकरी अगर उसके पास थी तो एक तो बेच दी, तो बची कितनी, 2। मतलब यहाँ आप रिमेनिंग लिखते चलोगे। उसके बाद क्या हुआ, 40% से बकरियां बढ़ गई, जिसकी फ्रैक्शन 2/5 होती है, कि अगर उसके पास भाई 5 बकरियां थी तो 2 से बढ़ने के बाद 7 होगी। फिर से उसने देखो इतना बेच दिया, 3 में से 1 बेचा, 2। उसके बाद फिर 50% से बकरियां बढ़ गई। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, कि अगर 2 बकरी थी तो 1 से बढ़कर 3 होगी। फिर उसने 33 सहित 1/3 यानी 1/3 बकरी बेच दी, 3 में से 1 बेच दी तो बची 2। और बिल्कुल लास्ट में उसके बाद 66 2/3% से, यानी 2/3 से बकरियाँ इंक्रीज़ हो गई थी, कि अगर 3 बकरी थी तो 2 से बढ़कर 5 होगी। तो बस आपको करना क्या है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ से आपको 2005 और 2008 की वैल्यूज़ मिल जाती है। बीच वाली वैल्यूज़ से आपको मतलब भी नहीं है। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर जो कुछ कटता है तो उसको आप काट भी सकते हो, और उसके बाद जो जो वैल्यूज़ बची, तो देखो 3 गुना 3 गुना 3 27 होता है, और 2 गुना 7 14 दूनी 28। हालांकि 2028 में जो बकरियों की संख्या बता रखी है ना, वो 56 बता रखी है, डबल है 28 का। तो 2005 में भी 27 नहीं होगी, 27 का डबल होनी चाहिए, तो आंसर होगा 54। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें आपको ना फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, बताना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन इनमें से कौन सी है। अब इसका कोई एक तरीका नहीं होता, इसमें तरीके बहुत सारे होते हैं, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो पहली स्टेज में आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 10 दूनी 20, 2 से बड़ी वैल्यू आएगी। 13 दूनी 26, यहाँ भी 2 से बड़ी वैल्यू है। 15 दूनी 30, ये भी 2 से बड़ी वैल्यू है। 13 दूनी 26 से ऊपर है 28, यहाँ भी 2 से ऊपर आएगी। बट 11 दूनी 22 से ये कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो है सबसे छोटा, इसको तो हटा ही दो। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर करना बेहद आसान है, आपको दोनों के न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर बराबर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। तो छोटा देखो 34/13 है, इसको भी काट दो। अब इन दोनों को भी कंपेयर करना आसान है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर जो डिनोमिनेटर सेम हो नीचे वाले नंबर, तो ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होता है। तो यानी कि 34/13 बड़ा है, इसे भी हटाओ। तो फाइनल जो मैच है ना देखो, वो 27/10 और 34/13 के बीच है। अब आप चाहो तो डिवाइड कर करके देख लो, एलसीएम लेके भी देख सकते हो, वरना क्रॉस 27 गुना 10, और यहाँ आप लिखोगे 34 गुना 10। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है 27 गुना 13 होता है, देखो अगर आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना 270 हुआ, और फिर 3 27 और बचे जिसको 81 लिखते हैं हम। यहाँ 340 होता है, तो 340 से तो ये बड़ा ही निकलेगा।
तो इसलिए 27/10 यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। इसके बाद चलते देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बता रखा है कि किसी महीने में मयंक इतना % बिजली के बिल पर खर्च करता है, इतना % कपड़ों पर, इतना % हाउस रेंट पर, घर के किराए पर, और इतना खाने पर। इसके अलावा वो बचा लेता है। अच्छा, अगर घर पर उसने इतना खर्च किया तो आपको बताना है कि उस महीने उसकी बचत कितनी थी। तो सीधा मैं इसको सॉल्यूशन के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे कि सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर मयंक की इनकम को 100% माना है और सारे जो उसके खर्च है ना वो एक ही बारी में जोड़ लिए। अच्छा, इनको जोड़ने का भी तरीका है। देखो, आप सबसे पहले तो ना फ्रैक्शन को छोड़ दो, मिक्स फ्रैक्शन मतलब लिखे ये नंबर, तो इनकी फ्रैक्शन छोड़ दो। जैसे 13 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 11 हुआ, इनको आप जोड़ लो तो आपको मिलेगा 57। फिर आप ये जो 1/3 है ना, मतलब फ्रैक्शन जोड़ोगे अब आप, तो 1/3 को आप इस 1/3 के साथ ही जोड़ो और इस 5/9 को इस 1/9 के साथ जोड़ो। 100% में से ये सभी खर्च माइनस कर लेना, इतनी उसकी सेविंग्स आ जाएगी। अब हमें वैल्यू दे रखी है देखो हाउस रेंट की। हाउस रेंट पर जो खर्च हुआ है ना वो 18 सहित 1/3% है, बट वो रुपीज़ में है देखो इतना। तो यहाँ से मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली। इसको आप लिख सकते हो देखो 55/3%। तो 55/3 क्या होगा, इधर आकर ना 3/55 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू जो भी है, ये वैल्यू है, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया अलग से। आपको सेविंग्स निकालनी है जो कि बन रही है इतनी, इसको हम लिख सकते हैं 125/3%। जब ये 1% की वैल्यू है तो 125/3% की वैल्यू इतनी होगी। तो इसका मतलब है कि उसने 10,000 रुपये बचाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलसीएम से एचसीएफ से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मिल रहा है। कहता है कि भाई अगर एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स वाई जेड है, तो देखो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 5। अब मैं आपसे पूछूं 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको नज़र आ रहा है कि इनका एलसीएम ना 3 गुना 4 गुना 5 होना चाहिए। मतलब यहाँ आप एलसीएम ना मल्टीप्लाई करके क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये तीनों नंबर्स एक दूसरे से कटते नहीं हैं, जिनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यानी कि जब भी को प्राइम नंबर्स होंगे ना उनका एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करके लेना है। अब अगर इसने मल्टीप्लाई करके 3 नंबर्स का एलसीएम लिया है तो आप समझ जाओ ये तीनों को प्राइम नंबर्स हैं। इनको काटने वाला कोई भी नंबर नहीं है सिवाय 1 के। और वही इन्होंने पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ। तो इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर हमेशा 1 होता है, तो 1 इसलिए इसका 03 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 6 गुना 9 होता है 54, और 0.3 की जब 9 में मल्टीप्लाई होगी तो 0.27। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे 303 + 129 - 198, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, तो हमें कैलकुलेट करने पर ना इतना मिल रहा है, जबकि ऑप्शन में 81.27 नहीं है बट 81 ज़रूर है। अब चाहे तो आप इसको करेक्शन मान लो, वरना इसके क्लोजेस्ट जो भी है उसको आंसर लगा दो, तो 81 इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद देखो आपको फिर से एक आसान सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सिंपल आप इसको क्या करोगे कि मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और कैलकुलेट कर दोगे। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में आप बनाओगे 1 गुना 4 और 1 5/4। उसी तरीके से इसको 20/13 लिखोगे, बट यहाँ मैंने डिवाइड की जगह ना मल्टीप्लाई ले लिया। तो जो कैलकुलेट कर लोगे 15/52 इसका आंसर होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट मैथ्स का देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको नज़र आ रहा है सिंप्लीफिकेशन का है। ये जो बार आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है पहले इसको कैलकुलेट करने हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 8 मिलेगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 6 मिलेगा। उसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करते चलोगे तो बहुत आसानी से आपको 262/5 मिल जाएगा। तो यहाँ देखो ये पहला पार्ट ख़त्म होता है मैथ्स का। सेकंड पार्ट के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक आप इस पार्ट को कंप्लीट करो। थैंक यू।